Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss a very important topic which is called as cell injury and cell death. So, what is a cell injury? Cell injury is a result of severe stress in such a way that the cells do not adapt to their external environment. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि सेल इंजरी तब होती है, सेलुलर इंजरी तब होती है कि जब बॉडी के सेल्स जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस है। बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों स्ट्रेसेस यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। तो उस स्ट्रेस की वजह से वो अनेबल हों कि अपने आप को अडेप्ट कर लें, ठीक है। तो जब एडेप्टेशन नहीं होती तो हम कहते हैं कि सेल आर इंजर्ड, सेल्स आर इंजर्ड। ओके, नाउ व्हाट आर द consequences of cell injury? So when cells are injured, one of two patterns will generally result. One is the reversible cell injury and second one is the irreversible cell injury. अब जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, ठीक है, इसका क्या नतीजा निकलता है? इसके अंदर ये होता है कि सेल्स की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लें, ठीक है, उस स्ट्रेस के अगेंस्ट जो कि उनके ऊपर आ रहा है। तो वो क्या करते हैं? अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो सेल्स की एबिलिटी है एडेप्टेशन के लिए वो काफी नहीं होती। इसका मतलब है कि सेल्स अपने आप को उस स्ट्रेस के अगेंस्ट एडेप्ट नहीं कर सकते। तो जब एडेप्टेशन नहीं होती तो यही इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाती है और ये फिर सेल और टिश्यू के डैमेज और उनके डेथ का बायस बनती है। ओके, when cells adapt to injury, their adaptive changes can be atrophy, hypertrophy, hyperplasia or metaplasia. ये हम पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ चुके हैं सेल एडेप्टेशन में। तो बेसिकली इस बात का मकसद यही है कि अगर एडेप्टेशन हो जाती है तो सेल्स अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट करते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और वो चेंजेस किस शक्ल में होते हैं? या एट्रोफी की शक्ल में होते हैं, या हाइपरट्रोफी की शक्ल में होते हैं, या हाइपरप्लेजिया या फिर मेटाप्लेजिया की शक्ल में होती है, ठीक है। ये वो चेंजेस है जिनको बॉडी अडेप्ट कर लेती है। ये तो एक बात हुई। इसके अलावा injured cell may also accumulate material including fat, cholesterol, protein, glycogen or pigment. इंजर्ड सेल जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स को भी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने दो चीजें याद करनी है। कौन कौन सी? जो एडेप्टेशन है, एक तो ये है कि वो इन शेप ऑफ एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया की सूरत में होगी। और दूसरी जो एडेप्टेशन होगी या एडेप्टेशन अगर उन सूरतों में नहीं होती तो इस सूरत में भी हो सकती है कि सेल्स अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स की जो है वो एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, जैसे फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है या मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स वगैरह। When cells are irreversibly injured and dying, अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, कि अगर सेल इंजरी हुई है इरिवर्सिबल और सेल्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो गए हैं तो उनके अंदर स्पेसिफिक किस्म की न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं जिनका हम मुताला कर सकते हैं, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर चेंजेस कौन सी होती हैं ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। पाइक्नोसिस, पाइक्नोसिस क्या होता है? ये इरिवर्सिबली या इरिवर्सिबल क्लम्पिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है उसकी इरिवर्सिबल कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाते हैं। और
किस किस्म की कंडेंसेशन होती है? इरिवर्सिबल कंडेंसेशन होती है, ठीक है, क्योंकि हम बात ही इरिवर्सिबल सेल इंजरी की कर रहे हैं। कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस क्या चीज है? ये डिस्ट्रक्टिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द डाइंग सेल। तो जिन सेल्स की डेथ हो रही है उनके न्यूक्लियस की डीफ्रेगमेंटेशन, और वो भी डिस्ट्रक्टिव डीफ्रेगमेंटेशन, वो कहलाती है कैरियोरेक्सिस। और एक थर्ड किस्म की टर्मिनोलॉजी है विच इज कॉल्ड एज कैरियोलिसिस। व्हाट इज कैरियोलिसिस? द डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। आगे चलकर मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा कि जिसके अंदर ये 3 स्टेप्स जो हैं ये बड़े वाजे होंगे। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी जब होती है तो उसकी मॉर्फोलॉजी भी यही है कि पाइक्नोसिस होती है, उसके बाद कैरियोरेक्सिस होती है, एंड देन उसके बाद कैरियोलाइसिस या कैरियोलिसिस होती है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लेक्चर के दौरान भी आपको स्लाइड दिखाई थी कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल सेल हैं, ठीक है, जो अपनी होम्योस्टेसिस की स्टेट को बरकरार रखे हुए हैं। तो अगर उनको इंजूरियस स्टिमुलाई मिलता है या उनके ऊपर एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक स्ट्रेसेस आते हैं तो सेल्स क्या करते हैं? अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर सेल अडेप्ट कर लेते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर अडेप्टेशन या यानी सेल्स की इनेबिलिटी होती है, तो अभी हमने तारीफ ही सेल इंजरी की है कि दिस इज द इनेबिलिटी ऑफ सेल्स टू अडेप्ट, ठीक है। तो फिर सेल इंजरी होती है। अब ये सेल इंजरी अगर माइल्ड या ट्रांजिएंट किस्म की है तो फिर तो इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल इंजरी है। या दूसरी सूरत में आप ये कह लें कि वो जो स्टिमुलाई होते हैं उनको अगर आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो जो रिवर्सिबल इंजरी है वो क्या होती है? सेल अपनी नॉर्मल स्टेट को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन अगर सीवियर और प्रोग्रेसिव है सेल इंजरी तो ये कहलाएगी इरिवर्सिबल इंजरी। और ये इरिवर्सिबल इंजरी फिर 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है सिलेक्टिव और एक होती है नॉन सिलेक्टिव। तो अगर है ये नॉन सिलेक्टिव तो सेल डेथ जो होगी वो कहलाएगा नेक्रोसिस। लेकिन अगर रिवर्सिबल इंजरी सिलेक्टिव होगी देन इट विल कॉल्ड एज एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है ये सिलेक्टिव होती है या नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव अगर है तो नेक्रोसिस है, और अगर सिलेक्टिव है तो एपोप्टोसिस कहलाएगी, यानी सेल डेथ जो है वो एपोप्टोसिस कहलाएगी। अच्छा, यहां पर एक फिगर मैंने आप लोगों को बड़ा वाज़ेह समझाने के लिए बताया है कि बेसिकली होता क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपको एक नॉर्मल सेल नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब सेल इंजरी होती है तो सेल इंजरी के नतीजे में जो सेलुलर चेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, एक चीज। दूसरी चीज जो अभी मैंने आपको बताई थी पाइक्नोसिस की, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमोसोम, या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, ठीक है। लेकिन कंडेंसेशन के बाद भी 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, कैरियोरेक्सिस की और कैरियोलाइसिस की। अगर हम इन स्टिमुलाई को, उस स्ट्रेसेस को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है? सेल जो है वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी कहलाती है। और फिर रिकवरी होकर जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल की तरह फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सीवियर और प्रोग्रेसिव जो इंजरी है वो कॉन्टिन्यू है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये रेड एरो जो आपको नजर आ रहा है,
उसमें आप ये देखें कि जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको उसको कह लें, तो मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है, ब्लेब्स निकल आते हैं, प्रोट्रूजन निकल आती हैं बाहर की तरफ, ठीक है। ये एक बात होती है। दूसरी बात, स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लॉस ऑफ राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो जाती है और राइबोसोम की जो है वो लॉस हो जाती है। माइलिन फिगर्स या माइलिन फाइबर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो है वो कंडेंस होता है, लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, ठीक है। और एमार्फस डेंसिटीज जो है वो बनने लगती हैं, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये बेसिकली कहलाती है इरिवर्सिबल इंजरी। तो इरिवर्सिबल इंजरी जब होगी तो ये तमाम की तमाम चेंजेस जो है वो सेल के अंदर आएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? नेक्रोसिस होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की भी फ्रेगमेंटेशन होती है और सेल मेम्ब्रेन की भी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और क्या हो जाता है? सेल डेथ कॉज हो जाती है। ये हमने बात की नेक्रोसिस की, ठीक है, ओके। ये एक और फिगर है जिसके अंदर मैंने वाज़ेह किया है कि बेसिकली नेक्रोसिस में क्या होता है और एपोप्टोसिस में क्या होता है। तो ऊपर वाला अगर आप देखें, फिगर ए, नॉर्मल सेल है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है, ठीक है, जिसके नतीजे में सेल रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर प्रोग्रेसिव सेल इंजरी है, रेड एरो को आप देखें, तो वो तमाम चीजें जो भी मैंने पहले बयान की वो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई हैं। और उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेप में, यानी जब नेक्रोसिस होती है, कि ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है, ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस की जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लीकेज होती है। तो जब ये चीजें ऑर्गेनेलिस या मुख्तलिफ किस्म की वो साइटोप्लाज्म से बाहर निकल आती हैं, तो फिर क्या होता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो वहां पर क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल वहां पर जो है वो इन्वेट करते हैं, और इन्वेजन के बाद जो है वो सेल बेसिकली खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ओके। मर्डर हो गया, चार्ल्स पेडर कर लिया। ओके गाइस, ये जो फिगर के अंदर फर्स्ट फिगर थी वो आपने देखी किस तरीके से न्यूट्रोफिल जो हैं वो नेक्रोटिक सेल को ख़त्म करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो ये चीज़ पैदा होती है, ओके। जो दूसरी है बी फिगर, आप देखें कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। अब नॉर्मल सेल्स पे क्या होता है? नॉर्मल सेल्स का भी यही होगा कि जब इरिवर्सिबल इंजरी होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की चेंजेस आएंगी, ठीक है। अब ये रेड एरो देखें, जब भी बॉडी के अंदर एपोप्टोसिस का अमल हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर सेलुलर फ्रेगमेंटेशन होती है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। इन एपोप्टोटिक बॉडीज को क्या किया जाता है? बॉडी जो है वो फेगोसाइटोस कर देती है, या फेगोसाइटोसिस का अमल होता है, और इस तरीके से बॉडी उसको क्या कर लेती है? फेगोसाइटोस कर देती है। तो अगर आप कंपेयर करें इन दो प्रोसेसेस को, नेक्रोसिस को और एपोप्टोसिस को, तो ये जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है ये थ्रू आउट एडल्टहुड चलता है, और ये बॉडी के लिए बेसिकली बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये एक और फिगर है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, ठीक, ओके। तो सबसे पहले तो ये कि जहां पर भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है वहां पर जो पहली चीज ऑब्जर्व की जाती है वो क्या चीज होती है? वो होती है सेल स्वेलिंग। जो सेल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंगल सेल को कि वो स्वेल हो चुका है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सिंगल सेल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसकी स्वेलिंग हुई है या नहीं हुई है, रादर आप उस ऑर्गन को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि इस ऑर्गन के अंदर जो है वो स्वेलिंग हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज है कि जहां पर ऑर्गन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू
सेलुलर स्वेलिंग। अच्छा, अब ये स्वेलिंग क्यों होती है? राइट साइड पे आपको ये जो फिगर के अंदर बताया हुआ है कि एटीपी के जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन सोडियम का सेल के अंदर जाना जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑस्मोसिस के जरिए से वाटर जो है वो भी सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली स्वेलिंग होती है, और इस तरीके से ये स्वेलिंग उसकी आ जाती है। ठीक है, ओके। जो दूसरी चेंज है, दूसरी चेंज बेसिकली आती है फैटी चेंजेस, यानी फैट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के चेंज आ जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? एज ए रिजल्ट ऑफ हाइपोक्सिक डैमेज, केमिकल एंड मेटाबॉलिक इंजरी। हाइपोक्सिया कहते हैं जब बॉडी को या टिश्यू को या सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तो उसको कहा जाता है हाइपोक्सिया। लेकिन इस्कीमिया किसे कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया बेसिकली ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसके मुनक़ते होने को कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया में बहुत न्यूट्रिएंट्स प्लस ब्लड, इसकी सप्लाई सेल्स को रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड की पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? अपीयरेंस होती है किस चीज की? लिपिड वैक्यूल्स की। लिपिड के वैक्यूल्स आपको साइटोप्लाज्म में नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर होती है? ये सारी चीजें अकर्स इन सेल इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल सेल है या लीवर सेल्स हैं, तो ये बेसिकली उनके अंदर होती है। मॉर्फोलॉजिकली स्मॉल और लार्ज लिपिड वैक्यूल्स आर सीन इन द साइटोप्लाज्म, ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब हम ये देखते हैं कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, या उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी नेक्रोसिस को कहा जाता है, एपोप्टोसिस को कहा जाता है, और वो मैंने आपको बताया था कि अगर प्लैंड है तो एपोप्टोसिस है, लेकिन अगर अनप्लैंड है या क्या उसे कहते हैं कि उसको प्लान नहीं किया गया, तो वो क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। ओके। Necrosis is the death of a group of cells occurring in living tissue. Enzymes causing degradation may also come from the white blood cell that migrate to the scene of the injury. अब देखिए, जैसे ही कहीं पे इंजरी होती है वहां पर वाइट ब्लड सेल्स पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उन वाइट ब्लड सेल से कुछ किस्म के इंजाइम्स निकलते हैं और वो इंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं, तो उनकी डिग्रेडेशन की वजह से भी क्या होता है? इरिवर्सिबल इंजरी कॉज होती है। द contents leaking out of these white cells may cause inflammation of the surrounding tissue. अब जब ये वाइट सेल डैमेज होते हैं, तो जाहिर है उनके अंदर से जो उनका कंटेंट है वो भी रिलीज होगा, बाहर की तरफ लीकेज होगी, तो उस लीकेज होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है सराउंडिंग टिश्यू के अंदर। These changes occur in hours, and so in a case of sudden death from a myocardial infarction, where there would be no detectable changes except a blocked coronary artery. अच्छा, ये चेंजेस जो आ रही होती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो महीनों में और हफ्तों में होंगी, नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों के अंदर ये सारी की सारी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, और इससे फिर क्या होता है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जैसे सडन डेथ होती है, इसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी जब होती है तो सडन डेथ का कॉज बनती है। ये एक बड़ी खूबसूरत फिगर है जिसमें आपको नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी बताई गई है कि लिविंग सेल्स होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है। अब देखें कि न्यूक्लियाई या नॉर्मल इन मॉर्फोलॉजी, अब इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है? नॉर्मल है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेड सेल्स की तरफ। तो डेड सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? पाइक्नोसिस होती है, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। ठीक
ठीक है, और डेंस हो जाते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो कैरियर एक्सेस होती है, ठीक है। कैरियर एक्सेस का क्या मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जो न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर तब्दील हो जाता है। और जो कैरियोलाइसिस है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई आर डिसॉल्व। तो न्यूक्लियाई जो होती हैं वो बेसिकली डिसॉल्व हो जाती है। मैं भी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ यहाँ पर ये तो ये देखें कि कैरियोलाइसिस में जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये है नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी। अगर आपको कोई कहता है कि नेक्रोसिस की क्या मॉर्फोलॉजी है, व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ नेक्रोसिस, तो आप उसे डिफाइन करें कि किस तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर जो लिविंग सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो एपोप्टोसिस है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो एपोप्टोसिस, इसको हम देखें, ये सुसाइडल अटैक भी है बॉडी का अपना सुसाइडल प्रोग्राम है। एपोप्टोसिस occurs normally both during development and throughout adulthood and serves to remove unwanted एजिड और पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स। जो पुराने सेल हो जाते हैं, जो एजिड सेल हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए, जो अनवांटेड सेल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, या जो हार्मफुल सेल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली बॉडी का ये मैकेनिज्म जो होता है वो चलता है। अब ये एपोप्टोसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। अब जहां तक फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजिक एपोप्टोसिस का ताल्लुक है, तो उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो बनता है तो सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू अपॉन हार्मोन विड्रॉल। जब भी हार्मोन विड्रॉल होती है बॉडी से तो उसमें हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू की इन्वोल्यूशन होती है, ठीक है। जो थर्ड चीज है वो एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं और डेथ ऑफ होस्ट सेल दैट हैव सर्व्ड देयर यूजफुल पर्पस। तो जस्ट आपको मेरा ख्याल है ये याद रख लेने की जरूरत है कि ये फिजियोलॉजिकल भी होती है एपोप्टोसिस और पैथोलॉजिकल भी होती है। ये उसकी पैथोलॉजिकल काजेज डीएनए डैमेज है, एक्युमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, सेल डेथ इन सर्टेन इन्फेक्शंस हैं, और पैथोलॉजिक एट्रोफी इन पेरेन्काइमल ऑर्गन्स आफ्टर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी कहीं पर कोई डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, बंद होगी, तो वहां पर क्या होगा, एट्रोफी होगी पेरेन्काइमल ऑर्गन की, ठीक है। ओके, ये एक देखें कि फिगर दी हुई है जिसमें बताया गया है कि बेसिकली एपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। प्रोग्राम सेल डेथ, नॉर्मल सेल हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल सेल की बेसिकली होती है श्रिंकेज। सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। पाइक्नोसिस भी डेफिनेटली होती है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन की हमने बात की। फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन ब्लेविंग होती है, ठीक है, प्रोट्रूजन होती है, मुख्तलिफ जगहों से जो है वो मेम्ब्रेन निकल आती हैं, जिस तरह वो अमीबा की आपने शक्ल देखी होगी ना, ठीक है। तो सेम इसी तरह की यहाँ पर भी मेम्ब्रेन ब्लेविंग होती है। इसके बाद क्या होते हैं, न्यूक्लियर कोलैप्स, कंटिन्यूड ब्लेविंग। ब्लेविंग कंटिन्यू होती है और जो न्यूक्लियस है वो मजीद कोलैप्स होता रहता है। फिर एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन होती है, और फिर क्या होता है, लाइसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं उनकी लाइसिस होती है, और फिर फेगोसाइटोसिस का अमल होता है। ये बेसिकली आपकी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की जो मेन डिफरेंस है वो बताया गया है कि अगर सेल साइज देखें तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्रोसिस के अंदर चूंकि स्वेलिंग होती है तो सेल जो होते हैं वो इनलार्ड होते हैं, जबकि एपोप्टोसिस में श्रिंकेज होती है, इसलिए सेल का साइज रिड्यूस्ड होता है। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो वहां पर पाइक्नोसिस, कैरियोलाइसिस का अमल होता है, जबकि एपोप्टोसिस में फ्रेगमेंटेशन इनटू न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट्स, ठीक है, न्यूक्लियोसोम की साइज की फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां नेक्रोसिस में डिस्ट्रप्टेड होती है, लेकिन एपोप्टोसिस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है। उसकी स्ट्रक्चर डेफिनेटली बदलती है लेकिन वो रहती इंटैक्ट है, ठीक है।
सेलुलर कंटेंट एंजाइमेटिक डाइजेशन में लीक आउट ऑफ सेल। तो जो कंटेंट्स होती हैं वो सेल से बाहर निकल आती हैं नेक्रोसिस में, लेकिन एपोप्टोसिस में चूंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट होती है, ठीक है, तो ये चीजें बाहर तो नहीं निकलती, लेकिन हाँ ये प्रोबेबिलिटी है कि जो एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन वहां पर फ्रीक्वेंट होती है और यहाँ पर नहीं होती है। इन्फ्लेमेशन क्यों होती है वो मैं वजह आपको बता चुका हूँ। फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रोल की अगर बात करें तो इनवेरिबली पैथोलॉजिक, ठीक है, कल्मिनेशन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इनवेरिबली पैथोलॉजिक होती है। लेकिन अगर एपोप्टोसिस की बात करें तो ऑफन फिजियोलॉजिक मीन्स ऑफ एलिमिनेटिंग अनवांटेड सेल, ठीक है, मे बी पैथोलॉजिक आफ्टर सम फॉर्म ऑफ सेल इंजरी स्पेशली डीएनए एंड प्रोटीन डैमेज। तो कभी कभार पैथोलॉजिक हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो क्या होती है, फिजियोलॉजिक होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल इंजरी की बेसिकली कॉजेस क्या हैं। तो जो पहली बड़ी कॉज है वो हाइपोक्सिक एंड इस्कीमिक सेल इंजरी। मैंने आपको हाइपोक्सिया का भी बता दिया और इस्कीमिया भी बता दिया कि बेसिकली हाइपोक्सिया और इस्कीमिया इन दोनों में फर्क क्या है। जो दूसरी कॉज है वो इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जहां पर भी इस्कीमिक कंडीशन पैदा होती है और उसके बाद ब्लड की रिस्टोरेशन होती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनती हैं और उन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बनने की वजह से जो सेल की इंजरी होती है वो मजीद क्या हो जाती है, वर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर रिपरफ्यूजन होती है ब्लड वेसल्स की तो वहां पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का बनना जो होता है वो क्या होता है, यकीनी होता है, जिसकी वजह से जो इंजरी होती है वो अमल में आती है। अच्छा, tissues are damaged due to ischemia, and if blood flow is restored suddenly in the cells that are reversibly injured, they recover completely. If they are irreversibly damaged, no difference is made with reperfusion. अगर वो irreversibly damage हो गए हैं सेल और उसके बाद रिपरफ्यूजन हुई है, तो रिपरफ्यूजन जो है वो इंजरी को रिस्टोर करने में कोई काम नहीं देती। यानी जो इरिवर्सिबल इंजरी है वो प्रोग्रेसिव होगी, लेकिन जो सेल्स हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज की तरफ नहीं आएंगे, दो के वहां पर रिपरफ्यूजन भी होगी। Reperfusion injury, more cell can die after reperfusion of an ischemic tissue by necrosis or apoptosis. थैंक यू वेरी मच। ये आज का आपका लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, ठीक है।